जेल जाना बड़ी कुर्बानी है। अरे चोरों चक्के भी तो जेल जाते हैं। जेल जाना बड़ी कुर्बानी है। हमने कुर्बानी दी, सब हमको ताम्र पत्र दो, हमको मिनिस्टर बनाओ, हमको ये बनाओ, फलाना ढमकाना। अरे चोरी डकैती चकाती का सारा मूल जड़ ही वहीं पे है। जिसने कुर्बानी नहीं दी, जिसने अपनी जान खतरे में नहीं डाली, वो नहीं समझ सकता देशभक्ति क्या। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, माफ कीजिए, एक बेसबॉल बैट जिसमें कील लगे हैं हथियार। तो ये तो डिस्टिंक्शन रहेगी ना कि राइफल और मशीन गन नहीं चलेगी, चलनी चाहिए। या तो बॉर्डर हमारा सेक्रेड है। आमतौर पर जब आप टेलीविज़न पर कोई बहस देखते हैं, वहाँ पर एक पहचान बनती है कुछ लोगों की, जिनमें से जनरल जीडी बख्शी भी एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने टेलीविज़न में अपने देशभक्ति और अपने बोल से एक पहचान बनाई है। देश भर में लाखों की तादाद में उनके फॉलोअर हैं, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी आज यहाँ किस्मतन मिल गए हैं। बख्शी साहब, दरअसल बहुत कम लोग जानते होंगे आपकी पैदाइश, आपकी परवरिश और आपकी फिर सेना में सेवा कैसे शुरू हुई, थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे। देखिए वानी साहब, मेरे जो अब्बा हजूर थे डॉक्टर एसपी बख्शी, वो महाराजा हरि सिंह के दरबारी होते थे और उनकी रियासत की फ़ौजों में चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे। युवराज करण सिंह के वो पर्सनल ट्यूटर थे। तो जम्मू की मैं पैदाइश हूँ, मेरा बहुत जो है वहाँ जड़ें मेरी वहीं हैं। और वहाँ से जब विलय हो गया रियासत की फ़ौजों का इंडियन आर्मी के साथ, तो हमारे फादर साहब को ट्रांसफ़र कर दिया जबलपुर, जहाँ मैं बड़ा हुआ, अपनी स्कूलिंग करी, ये सब किया। मेरे बड़े भाई साहब होते थे कैप्टन, वो फ़ौज में गए, कैप्टन रमन बख्शी। 1965 के युद्ध में, 63 में वो फ़ौज में भर्ती हुए थे, 1965 के युद्ध में वो शहीद हो गए। उनके माइन फटने से उनका पूरा शरीर क्षय विक्षय हो गया, टुकड़े टुकड़े सब जगह। बड़े भाई? मेरे बड़े भाई, मेरे अपने बड़े भाई, वो शहीद हुए। और जब वो शहीद हुए तो उस वक़्त मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेरे को कहाँ जाना है। और मैं जो था उसके बाद बगैर फादर को बताए चुपचाप से एनडीए का एग्ज़ाम दिया और मैंने बोला कि मैं फ़ौज जा रहा हूँ। जब पास हो गया रिटर्न एग्ज़ाम तो मैंने बोला फ़ौज जाना है। अब मेरा इंटरव्यू मैसूर में आया है। पहले तो झूठ बोल दिया कि दोस्त से मिलने दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली तो चल जाता, मैसूर बड़ा दूर था। उनको शौक लग गई कि अभी क्या कहते हैं, 1 साल भी नहीं हुआ था भाई के शहीद हुए। तो वो बिल्कुल कहे हमने ठेका ले रखा है सारा फ़ौज में लड़के देने का, और परिवार मर गए हैं क्या, और ख़ानदान। तो मैंने कहा कि फादर साहब अब मेरे को जाना है, अब जाने दीजिए। बोले तू पास नहीं होगा, तू फ़ौज के लायक है ही नहीं, तेरे को पढ़ने लिखने का शौक़ है, फ़ौज पढ़ने लिखने वहाँ पर। तो ये मतलब होती थी उन दिनों। और वो बड़े कीन थे कि मैं IAS जाऊँ, तो कहते तेरा ट्रायल रन हो जाएगा, जा। तो मैं गया और वो कहते हैं तू है ही नहीं फ़ौज का मटेरियल, तो तू पास नहीं होगा। जब रिज़ल्ट आए तो मैं ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में नंबर 2 था। ग्रेट। तो फिर अब मैंने कहा कि अब जाने दीजिए। तो बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ घर में, खाने के टेबल पे बातचीत बंद होती थी, खाना घोटना मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर मैंने फैसला कर लिया कि जाना ही जाना है। तो फादर साहब बोले कि फिर लड़ाई झगड़ा करके मत जा, मैं तेरे को छोड़ दूँगा। तो इस तरह फ़ौज की ज़िंदगानी शुरू हुई। एनडीए में थे हम लोग 67 और 70 में वहाँ से पास आउट हुए। फिर IMA गए देहरादून 71, और तब जंग के बादल चारों तरफ थे साहब। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो बड़ी जंग चली, हम लोगों को कमीशन मिलनी थी 14 दिसंबर को। तो एडजुटेंट साहब ने बुलाया और बोला कि हम आपको 1 महीना पहले, 1 महीना बहुत खुश हैं हम आपकी ट्रेनिंग से। तो हमने बड़ी तालियां बजाई। तो वो बेचारे असिस्टेंट एडजुटेंट को झुक के बोलते हैं, बेचारे इनको नहीं पता इनके क्या होने वाला है। बोले क्या सर? कहते हैं ये पलटन जाएंगे, ना जवान इनको नाम जानते होंगे, ना इनको जवानों का शक्ल याद होगी, और क्योंकि ये यंग ब्लड हैं, ये दौड़ते आगे जाएंगे सबसे आगे और सबसे ज़्यादा मारे जाएंगे। और साहब बिल्कुल वैसा हुआ। बहुत नुकसान दिया हमारे बैच ने, लेकिन बड़ा फ़ख्र है कि मेरे ही बैच के 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र मरणोपरांत, मेरे ही बैच के कर्नल NJC नायर अशोक चक्रा कीर्ति चक्रा
ACKC, ये जो 2 हाईएस्ट अवार्ड्स हैं किसी और कोर्स के पास नहीं। और ये सिवाय बांग्लादेश जंग में ये बांग्लादेश जंग जो आपकी पहला जो मतलब हमारी पहली शुरुआत थी, हमारी फर्स्ट डे ऑफ सर्विस हम लोग लड़ाई में तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपने फौज में अपनी नौकरी की शुरुआत जंग से की और जंग ही जंग रही। जंग और वो अभी भी जारी है। मैं बता रहा था कि उसके बाद मैं पंजाब में लड़ा, फिर मैं कारगिल में लड़ा, फिर मैं किश्तवाड़ में लड़ा, फिर राजौरी पुंछ से आखिरी GOC बन के मैं आया। जनरल साहब, आपको इतना अनुभव है फौज में, इस वक्त 2-3 बड़े विषय हैं जिन पर देश का में काफ़ी चिंतन भी हो रहा है, देश में बड़ी बहस भी चल रही है। एक है सबसे बड़ा जो 2020 के बाद गलवान हादसे के बाद चीन का मामला सामने हुआ है, वरना चीन के साथ इस तरह पहली बार 60 साल में 1962 की जंग के बाद जो है हत्याएं हुई हैं, या हम कहेंगे कि शहादतें हुई हैं जवान जो गलवान में हुए। तो आप चीन की साजिश को क्या समझते हैं अपनी तरफ से, और उसका तोड़ क्या है? बड़ा सीधा तोड़ है। वो कहते हैं इतिहास में जाओ, हमेशा आपको कुछ ना कुछ गुर मिल जाएगा वहाँ से, क्या करना है। 1967 में हमारे एक जनरल साहब थे सगत सिंह, जो बाद में बांग्लादेश में उसने बहुत अच्छी भूमिका अदा करी, रोल अदा किया, और वो ढाका में तकरीबन पहले सोल्जर्स में से थे पहुंचने वाले। तो वो सिक्किम में पोस्टेड थे। उन दिनों भी यही चल रही थी, मुक्केबाजी, कुश्ती, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, चाइनीज और हमारी LAC पे। उसने आते ही आदेश पास किया, अगर किसी ने कुश्ती करी, बॉक्सिंग करी, मैं कोर्ट मार्शल कर दूंगा। तुमको सरकार ने हथियार दिए, उनका इस्तेमाल करो, ये रिपब्लिक डे परेड पे दिखावे के लिए नहीं, और मारो अगर कोई बॉर्डर पार करता है। और साहब वही हुआ, बड़ा भारी क्लैश हुआ था नाथुला पे, और वो क्लैश फिर हमने उन्होंने पहले फायर खोला, फिर हमने फायर खोला, अच्छी तरह से वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद मोटर खुले, उसके बाद तोपें खुली, और फिर हमने मीडियम तोपें 5.5 इंच मीडियम जो मैनला पे थी उनसे मारा। और यातुंग के बाज़ार में वो संडे का दिन था, वो अपनी फैमिली के साथ चाइनीज़ घूम रहे थे, 750 मारे और शहीद गए नाथुला में। और 30 साल तक शांति रही। हमने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड जो किया, उसके तहत आदेश ये है कि आप हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो चीनी हैं वो बेसबॉल बैट में कांटे की तार और कील लगा के वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जान ले रहे हैं, और दोनों तरफ से जाने गई हैं। ठीक है साहब, हमारे कोई 20 गए थे, और उनकी जो है वो तो 100 तक के ऊपर की बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, ये चुलबुली का जो नोक झोंक का सिलसिला है वो चलता रहेगा, नोक झोंक चलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं वाकई कि ये बंद हो, ये जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड का जो ये है, हमको साफ कह देना चाहिए, आपने हथियार इस्तेमाल किए हैं, एक बेसबॉल बैट जिसमें कील लगे हैं हथियार है। तो ये तो डिस्टिंक्शन रहेगी ना कि राइफल और मशीन गन नहीं चलेगी, चलनी चाहिए। या तो बॉर्डर हमारा सेक्रेड है या नहीं। हमारी सरकार को यही परामर्श रहा है कि आप अब इस्तेमाल करिए ताकत का, ताकि इनको पता चले मजाक नहीं है, तो ये चुलबुली बंद हो जाएगी। आखिरी बात आपसे जनरल साहब जानना चाहेंगे, आपने एक मिशन चलाया है आज़ाद हिंद फौज को लेकर। आपने जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जो उनका स्टेचू है वो लगवा लिया, उसके लिए तहरीक लड़ी काफ़ी सालों से। तो अभी आप वार मेमोरियल की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, वो उसके लिए क्या आपका मिशन क्या है, और आप क्यों चाहते हैं कि जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे या अफसर थे या सैनिक थे उनको सम्मान मिले? इसलिए साहब कि हमारे इतिहास का एक बहुत अहम पन्ना फाड़ के नीचे दबा दिया गया। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, माफ़ कीजिए ये झूठ है। जिस लड़ाई में, जिस जिद्दोजहद में 26,000 अफराद शहीद हो जाए, अफसर JCO जवान, आप उसको नॉन वायलेंट अहिंसा कहेंगे? 26,000 का आंकड़ा समझना जरूरी है। हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल पे 26,680 नाम है, 47 से लेके आज तक, और 13 लाख की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों के नाम वहाँ पे 26,000। 60,000 की आज़ाद हिंद फौज में से 26,000 यानी 44%, मतलब 50% के करीब शहीद हो गए। इस देश में साहब एक पत्थर नहीं मिलेगा जहाँ उनका नाम लिखा है। क्यों? शहादत से बड़ी कुर्बानी कोई है?
जेल जाना बड़ी कुर्बानी है? अरे चोरों चक्के भी तो जेल जाते हैं। जेल जाना बड़ी कुर्बानी है। हमने कुर्बानी दी, सब हमको ताम्र पत्र दो, हमको मिनिस्टर बनाओ, हमको ये बनाओ, फलाना ढिमकाना। अरे चोरी डकैती चकाती का सारा मूल जड़ ही वहीं पे है। जिसने कुर्बानी नहीं दी, जिसने अपनी जान खतरे में नहीं डाली, वो नहीं समझ सकता देशभक्ति क्या। इसलिए ये इतिहास का पन्ना ला के किताबों में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में अगर असली यूनिटी थी तो वो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में थी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जो सब थे वो इकट्ठे एक लंगर से खाते थे और इकट्ठे होके लड़ते थे। और जो कौमी पलटनें थी, राजपूत, गढ़वाल, सिख, वो सब भी ख़त्म कर दी उनने, मिला दिया पूरा, और ऑल इंडिया ऑल क्लास उसने फौज बनाई और वो 26,000 शहीद हुए साहब। और अगर आप आज़ाद हैं तो केवल और केवल, केवल और केवल आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस की वजह से। ये मैंने नहीं कहा, ये अंग्रेज कह गए हैं। और जिसको इतिहास का शौक़ है, जिसको तारीख पढ़ने का शौक़ है, वो ज़रा लंदन जाके ट्रांसफ़र ऑफ पावर आर्काइव्स में पढ़ ले। आंखों से पढ़ लो ना साहब कि अंग्रेज क्यों गए, उनकी जवानी। आपके क्या कहते हैं बिपिन चंद्रा साहब जो कोर्ट हिस्टोरियन थे, उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ कि वो तो महिमा मंडन कर रहे थे ना एक ख़ानदान का। मैं कह रहा हूँ अगर असलियत आप जानना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर आर्काइव में पढ़ लीजिए कि लॉर्ड वेवल, फील्ड मार्शल वेवल ने क्या लिखा है, फील्ड मार्शल ऑकिनले, कमांडर इन चीफ इंडिया ने क्या लिखा है, पैथिक लॉरेंस ने क्या लिखा है और क्लेमेंट एटली ने क्या लिखा है कि हम क्यों गए। वो साफ कह रहे हैं कि साहब इन नॉन वायलेंट स्ट्रगल से तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा था, हम तो बड़े खुश थे कि ये शांति रखे हुए। लेकिन डर अगर था वो आज़ाद हिंद फौज से ही था। डर था तो आज़ाद हिंद फौज से था, और गए तो आज़ाद हिंद फौज की वजह से गए, क्योंकि 25 लाख की भारत की फौज थी उस वक़्त। जापानियों को हरा चुकी थी, इटालियंस को हरा चुकी थी, जर्मन गोरों को हरा चुकी थी। और अगर उसमें विद्रोह हो जाता तो इन खलास। नेताजी और आईएनए ने एक चीज़ जो करी, इनकी जो लॉयल्टी थी राज की तरफ, वो तोड़ दी। और आप जानते हैं कि 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में पहला विद्रोह हुआ। और उस वक़्त फील्ड मार्शल वेवल और ऑकिनले ने कहा साहब ये तो ट्रेलर है, मेन तो आने वाला है जून में। अच्छा है कि हम तशरीफ़ का टोकरा लेके चुपचाप चले जाएं। तो अगर आप आज़ाद है वानी साहब, अगर मैं आज़ाद हवा में सांस ले रहा हूँ तो वो उनकी शहादत की वजह से। और आप उनको एक शहीद स्मारक नहीं देंगे, एक पत्थर नहीं देंगे जहाँ पे उनका नाम लिख दिया जाए। साहब ये बहुत बड़ी एक हमने जो है हमारी जो जिंदगानी है एज अ मुल्क, उसमें एक बड़ा एक सीरियस डेफिशिएंसी रह गई है। इसको पूरा करना ज़रूरी है। और मैं जैसे बताऊं कि नेताजी ने एक आईएनए मेमोरियल बनाया था सिंगापुर में जुलाई 1945। जब एटम बम गिरे, जापान हार गया। अगस्त 1945 में माउंट बैटन लाइक अ विक्टर वहाँ पहुँच गया नेहरू जी के साथ। नेहरू जी के भारतीय मूल के लोगों ने, हमारे वहाँ के लोगों ने बोला है कि जनाब आप वहाँ जाके कुछ फूल चढ़ाना चाहेंगे 26,000 शहीदों की वहाँ वॉर मेमोरियल। तो मैं ज़रूर आऊँगा। उनको फ़ोन आया माउंट बैटन से कि जवाहर यू विल नॉट गो। और जवाहर तो नहीं गए, लेकिन आर्मी के इंजीनियर्स वहाँ भेजे गए जिन्होंने बारूद लगाया और फाड़ दिया, वॉर मेमोरियल उड़ा दिया उस वॉर मेमोरियल को। खुशी की बात यह है कि 1985 में जब 100 साल हो रहा था नेताजी का, सिंगापुर के भारतीय मूल के लोगों ने, उन्होंने जेब से पैसा खर्चा किया और दोबारा वो वॉर मेमोरियल खड़ा किया। सिंगापुर में है, कुलालमपुर मलेशिया में, वहाँ के लोग अपनी जेब से पैसा दे के बना रहे हैं। अरे साहब हमारे देश में पैसे की कमी। मेरा सोच ये है कि अभी तक सरकार के पास ये पता नहीं ये चीज़ पहुँची क्यों नहीं। हम पूरा अभियान चला रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, और मैं बच्चों को यहाँ सारे बोल रहा हूँ कि ज़रा बेटा जाके वहाँ पे एक डिजिटल सिग्नेचर कर दो कि ताकि ये चीज़ ऊपर तक पहुँच जाए। मुझे पक्का यकीन है कि ये हो जाए। ये जो हिस्टोरिक प्रोसेस शुरू किया है मोदी जी ने, ये शुरू हो जाएगा और ये देश को जोड़ेगा। शुक्रिया बहुत जनरल बख्शी साहब, आपने अपनी सभी बातें हमसे याद की। और सबसे बड़ा मिशन जिस पर जनरल जी.डी. बख्शी अब आगे बढ़ रहे हैं वो है
कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू तो बन गया, लेकिन अब आज़ाद हिंद फौज के उन जवानों जिन्होंने शहादत दी देश के लिए, उनके लिए एक यादगार बने, एक मेमोरियल बने। अशरफ वानी।